हाँ जी, स्टेटमेंट अपने आप में एक समस्या हो गई। यानी कि आपने देखा होगा कई बार बहसबाजी करते रहते हैं लोग बाग, वैसे बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी साहब शर्त लग जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है, और हर आदमी अपना तर्क देता है बाकायदा, और तर्क भी लोग बाग गलत सलत दे बैठते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो हमें उन तर्कों की बात करनी है। ध्यान रखना, एनटीपीसी मेंस 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10। पुराने पेपर को देखना उठा के, सही है ना, 10 क्वेश्चन। तर्क क्या होता है? तर्क शास्त्र पर आधारित होता है। भाई सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं अपना एक अनुभव है, अपना एक सिस्टम है जिस पे आप बात कर रहे हैं, एक पूर्व दिमाग में बैठा हुआ है जिस पे आप बात कर रहे हैं। आप चाहे कोई भी घटना घट जाए साहब, तर्क किसी भी तर्कशास्त्र पर आधारित वाक्य होता है जिसमें अनुभव और घटनाओं के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। तर्क 2 या 2 से अधिक वाक्य खंड वाक्य है, निष्कर्ष परिणाम सम्मिलित होता है, सुझाव या प्रस्तावों के आधार पर तर्क निकाला जाता है। कोई सजेशन देंगे? ये सारा की सारा तर्क आपकी मानसिक क्षमताओं पर डिपेंड है। यदि मैं आपको जैसे मोदी के बारे में 3 व्हाट्सएप भेज दूं अच्छे से, तो आप तुरंत ही मोदी के फैन बन जाएंगे, और 3 व्हाट्सएप भेज दूं मैं बुरे से, तो आप तुरंत मोदी के एंटी हो जाएंगे। सही है नहीं है? इसका मतलब ये सारी की सारी सोचने समझने की क्षमताएं क्या थी? ये थी। और ऑनलाइन में यही तो हो रहा था। पूरा के पूरा यूट्यूब क्या कर रहा था? यूट्यूब आपका विश्लेषण कर रहा था सारा की सारा, और आपका विश्लेषण करके वो लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं भैया, जैसे फेसबुक पे फेसबुक वाले की कमाई कैसे है। फेसबुक वाला क्या करता है, देख लेता है भाई साहब, इन भाई साहब को ये पसंद है, तो इनको इससे रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें पेश करो, क्योंकि इनको यही पसंद है। वो दूसरी बातें सुनना ही नहीं चाहते, और उसको उससे रिलेटेड पोस्ट स्पॉन्सर्ड, उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स, उससे रिलेटेड सेमिनार्स स्पॉन्सर्ड करके आना चालू हो जाती है, क्योंकि उसको पता लग गया इन भाई साहब को ये पसंद है। ये सारी चीज पता कहां से लगती है? आपके कीवर्ड से। ये सारा खेल उन कीवर्ड्स का है। देखिए 2 तरह के पक्ष होते हैं, एक सबल पक्ष और एक निर्बल। सबल पक्ष मतलब स्ट्रॉन्ग। आप स्ट्रांगली क्या कहते हैं? सही है, आपने जो कहा है उसकी स्ट्रांगनेस क्या है? और निर्बल पक्ष क्या है? पुअर परफॉर्मेंस है आपका, और क्लियर दिखेगा, लेकिन कई बार आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आप अपने ज्ञान के आधार पर ही तो देखेंगे उसको। भाई आप कैसे चेक करेंगे किसी चीज को? पूर्व ज्ञान के आधार पर, उसी को तो सही मानेंगे, क्योंकि आपने उससे बाहर देखा ही नहीं। हर व्यक्ति अपने बौद्धिक क्षमताओं को अपने पूर्व सिद्धांत के आधार पर ही काम करता है। यदि वो अनलिमिटेड सोचे तभी वो आगे बढ़ सकता है। अनलिमिटेड सोचे। अब आप लोग सोच ही नहीं सकते कि साहब लोग वहां मंगल ग्रह पे रहना चालू कर देंगे, और वो पर्यटन बना डाला उन्होंने। चलो साहब घुमाओ, आदमियों को घुमाओ साहब। उनको पता है दुनिया में इतने करोड़ों करोड़ों लोग हैं, इनको घुमाया जा सकता है, पैसे अर्जित किए जा सकते हैं। न्यू डेवलपमेंट बिजनेस कर डाला उसने, स्पेस टेक्नोलॉजी बना डाली उसने, एलन मस्क ने। और क्या करता है, लोगों को घुमाते साहब हम तो। और सबसे पहले अमेजॉन के मालिक को ही लेके गया था ऊपर आकाश में। अमेजॉन के मालिक वाले के लिए गया था वो उसके उसमें, क्योंकि उस पर ट्रस्ट था कि उसका सिस्टम बहुत वो है, और वो ट्रेनिंग दी पहले, और वो स्पेस की यात्रा करके फटाफट से आ गया। इसका मतलब ऐसा लगा लोग बागों को लगा हम भी घूम के आए ऊपर क्या है, तो नई चीज डेवलप की उसने। तो सबल और निर्बल पक्ष आपकी तार्किकता के आधार पर डिपेंड करते हैं, यानी आपने किसी भी चीज के बारे में जो सोच रखी है उसी सोच को मानते हो। एग्जाम्पल मैं देखिए कई चीजों का मैं खंडन करता हूं जिनके बारे में मैं बोलता भी रहता हूं, और वो खंडन करना जरूरी है, क्योंकि नई युवा पीढ़ी इन चीजों को नहीं समझ पाती। आपको पता है शीतलाष्टमी मनाई गई,
हम शीतलाष्टमी नहीं मनाएंगे तो हमारे घर में बीमारियां हो जाएंगी। मानते लोग भाई? मानते लोग भाई? सही है नहीं है? माता वाली बीमारी दे देगी, वो माता निकल जाती है, बीमारी आ जाती है। ऐसी क्या है ये सारी की सारी हमारी तार्किकताएं हैं जिन पे हम लोग बचपन से सुनते आए और उसी पे बहस कर रहे होते हैं। अरे यार, किसी देवी देवता को क्या पड़ी कि आपके माता निकाल दें? उसको मजा आएगा आपके माता निकालने में? सोचने वाली बात है, ये तार्किक क्षमताएं वाली बात है, लेकिन गांवों में तो चलता है यही। नहीं, मैं अभी आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं, ऐसे पॉइंट हैं जिनके बारे में लोग बाग जागरूक नहीं हुए हैं अभी तक। देखिए, हकीकत में हुआ था, शीतलाष्टमी पर बासी खाना खाया जाता है। सही है, हर घर में चलता है। सब उस दिन खाना नहीं बनेगा, खाना एक दिन पहले खाए। पता है इसके पीछे लॉजिक क्या था भाई साहब? इसके पीछे लॉजिक था कि उस दिन से गर्मियां बहुत तेज गति से स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए पूरे समाज से इंडिकेशन कहा जाता है, आज आप अपने जीवन, आज आप लास्ट बासी खाना खा रहे हैं, कल से बासी खाना मत खाना आप, क्योंकि मौसम खराब हो चुका है, फूड पॉइजन हो सकते हैं आपको। ये संदेश था, लेकिन हम उस संदेश को तो समझ ही नहीं पाए और हम तो बात करने लगे देवी माता की जय हो। शिवरात्रि पे आपने देखा है कई सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं, बेर, गाजर। इनका सिद्धांत होता है कि इन चीजों को आज खत्म करने वाले हैं आप, इनके आज के बाद इन चीजों को आप नहीं खाएंगे, क्योंकि आज के बाद मौसम परिवर्तन के अनुसार इनमें कीटाणु उत्पन्न हो जाएंगे और ये विषैले बन सकते हैं, इसलिए इन चीजों का त्याग आवश्यक है। अब देखो, मेरे को वो हो सकता है, सुनो, मैंने ये नहीं कहा सब चीजों को चढ़ाते हैं इसका मतलब त्याग करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन हाँ, ऐसे थोड़ी हर चीज को त्याग करते हैं, लेकिन कई चीजों के पीछे इनके लॉजिक थे बाकायदा। सही है, ऐसे थोड़ी है कि उन चीजों का त्याग, भाई उन चीजों को तो इसलिए करते हैं। देखो एक्चुअल में क्या है, किसी भी इधर बच्चे यादव, किसी भी सभ्यता का जब विकास होता है तो बहुत सारे चरण होते हैं। अपनी सभ्यता अपन को पता है जैसे 2500 साल से चल रही है, 2500 साल हुए। इस 2500 साल में कई सारी चीजें बदलती गई और धीरे धीरे चीजें जुड़ती जाती है और आदमी जोड़ता जाता है और फिर बाद में क्या बन जाती है, मान्यताएं बन जाती हैं। सब मान्यता हो गई साहब, वहां साहब ये ऐसा होता है, सब मान्यता हो गई साहब। अब अपन मान लेते हैं सब मान्यता है, चलो मान लो, लेकिन साइंस थोड़ी मानती है इस चीज को। साइंस तो भगवान को भी नहीं मानती है। साइंस तो कहती है जो दिखता है हम तो उसको मानेंगे, सब प्रूव करो। हाँ, इतना जरूर मानती है कि पॉजिटिव एनर्जी तो है, पॉजिटिव एनर्जी तो है, लेकिन किस रूप में, कहां है, इसे हम नहीं मान सकते। तो ये सबके अलग अलग सिद्धांत है। तो जब सभ्यता के चरण बनते हैं तो कई सारी चीजें जुड़ती है। आपन ने देखा कि अपन किसी भी चैप्टर को इसको दूसरी बार तीसरी बार पढ़ते हैं तो नए तरीके से, नए सिस्टम से भी खोज लेते हैं। सही है ना, और वो चल भी जाती है चीजें। निष्कर्ष पर आधारित तार्किक विश्लेषण, अनुभवों के आधार पर तार्किक विश्लेषण, कारण और परिणाम के आधार पर तार्किक विश्लेषण, निर्बल। और ये सारा हो गया। चलिए अब सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनके बारे में आपको ध्यान देना है और जब भी तर्क की बात करनी है। सही है ना, वैसे तो आपसे तर्क की बात कराऊंगा तो आप ये अनकटोटी सी बात करोगे और हमें तो वहां पे सीधी क्लिक करनी है। जैसे कल मैंने क्वेश्चन कराए और सीधी क्लिक होना चालू हो गया। भाई साहब वही तो चीज है, क्लिक होना चाहिए सीधा सीधा, सर आंसर सही जाए हमारा तो। सही है ना। तर्क विचार की मूलभूत इकाई होती है। विचारों को तो शुद्ध करना जरूरी है हमें। यदि हमारे विचार शुद्ध नहीं है तो निश्चित रूप से हमारे तर्क गड़बड़ हो सकते हैं। सही है ना। चलिए, तर्क हमेशा वास्तविकता की ओर अनुभव करता है। ये आपके जीवन की वास्तविकता बताता है। एक व्यक्ति यदि गलत बात पे तर्क कर रहा होता है तो निश्चित रूप से मुझे उसकी वास्तविकता नहीं नजर आती। कश्मीर फाइल्स चल रही है इन दिनों और एक व्यक्ति कह रहा है नहीं सर, कश्मीर फाइल्स को नहीं देखा जाना चाहिए, ये गलत है। तो मुझे उसकी तार्किक क्षमता से नजर आता है कि उसका वास्तविक जीवन क्या है और वो क्या सोचता है।
जबकि मेरा मानना है अरे यार आज देखो, कहानी तो सुनो, देखो तो सही, कल दूसरा कदम भी उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे आप। और उठाना है आपको, क्योंकि हमें समाज में दबके थोड़ी रहना है हमको भाई। हमें समाज का निश्चित रूप से क्या करना है, परिवर्तन करना है। और समाज का परिवर्तन हो कैसे जाएगा, जब होगा जब पहले आप जानकारी तो लो, डेटाबेस तो लो, हुआ क्या था। अभी तो आपको यही नहीं पता 1947 में क्या हुआ था। केवल और केवल एक छोटी सी खबर थी, दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो गया था। कौन कौन, नेहरू और जिन्ना। दो व्यक्तियों के बीच में एक छोटा सा झगड़ा था कि सब भारत को एक रहने दो, प्रधानमंत्री मैं बनूं। जिन्ना यों के नहीं मैं बनूं, और नेहरू यों के प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा, मैं तो पैदा ही प्रधानमंत्री के लिए हुआ हूं। जिन्ना ने उस समय एक शर्त भी रखी, ऐसा कर, चल तू प्रधानमंत्री बन जा। सही है नहीं है, लेकिन मेरे को एक अलग से राज्य बना दो, या अलग से मेरे को बना दो, सिस्टम बना दो। सही है ना। पर उसमें भी इसने अपनी कंडीशन रख दी। उसने कहा अब तक कोई कंडीशन वंडीशन नहीं, अब अलग ही कर दो, खत्म। कहा कर दिया एक झटके में अलग। मतलब आप देखिए 1947 में सारी जनता इधर से इधर ट्रांसफर हो रही है, जिसमें कितनी 10 लाख से ज्यादा लोग मर गए, और कितने लोगों के साथ आप बीती हुई। किसकी वजह से, इन दो भाइयों की वजह से। इन दो भाइयों की वजह से एक दूसरा कह देता यार कोई बात नहीं, मैं संत आदमी हूं, तू बन जाए यार, तू बन, कोई बात नहीं। सही है नहीं है। लेकिन जरा सी उसकी वजह से। अब आपको एक बात बताता हूं, पूरे भारत में दो लोग ऐसे हुए जो सचमुच बहुत ही विचारणीय हुए। विचारणीय मतलब कभी गद्दी के पीछे नहीं भागे, वो कभी गद्दी के नीचे नहीं भागे, गद्दी के पीछे नहीं भागे। एक तो थे बाला साहब ठाकरे, नाम सुना है आपने। देखिए बाला साहब ठाकरे केवल एक ही बात कहते थे, मुझे गद्दी नहीं चाहिए। वो कभी भी सीएम बन सकते थे वो तो। उन्होंने कहा ना, मुझे कभी गद्दी नहीं चाहिए। हाँ, कभी प्रधानमंत्री की गद्दी मिली तो मैं विचार कर सकता हूं, अदरवाइज मुझे गद्दी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सेवा करने के लिए आया हूं। कभी बाला साहब ठाकरे के बाद इन्होंने तो बहुत सारे सीएम बनाए अपने खुद के महाराष्ट्र में। और दूसरा आदमी है काशीराम, नाम जानते हैं आप काशीराम, मायावती के गॉडफादर। और ये क्या नाम है, अपने भीमराव अंबेडकर के खास समर्थक। काशीराम ने तो पार्टी बनाई थी, बहुजन समाज पार्टी। और काशीराम ही पूरी तरह कहते थे मुझे कोई गद्दी नहीं चाहिए। जब जब वहां पे सीएम बनाना हुआ था तो काशीराम किसको, मायावती सीएम बन जा। उन्होंने कहा मुझे गद्दियों से प्रेम नहीं है, मुझे सिस्टम चाहिए। आज बसपा को वोट बैंक क्यों मिलता है, क्योंकि उसने उसके समाज के लिए कई रूल्स रेगुलेशन संविधान में संशोधित करवाए उन लोगों ने। जब जाके उनको पब्लिक भगवान देवता मानती है इन लोगों को, जब तो बसपा की वोट बैंक अलग होती है। बसपा की वोट बैंक ही अलग है, जिस वोट बैंक को कोई नहीं भेज सकता। एससी की वोट बैंक है स्पेशली। तो ये दो लोग हुए, इन दो लोगों का एक ही उद्देश्य था, हमें गद्दी नहीं चाहिए। और सब लोगों को क्या चाहिए, पहले गद्दी चाहिए। जब 2004 की बात थी, हाँ, जब 2004 में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती थी, तो सोनिया गांधी फटाफट गाड़ी में बैठ के गई प्रधानमंत्री बनने, प्रधानमंत्री बना दो मुझे। तो राष्ट्रपति हमारे बहुत समझदार थे, मैडम ये एक कागज है, इसको पढ़ लें आप जरा। उस कागज को पढ़ाया, ठीक है मनमोहन सिंह को बना दो। जानते हो उस कागज में क्या लिख रहा था, कभी जानने की कोशिश की कि जब राष्ट्रपति के रूम में घुसी जब तो प्रधानमंत्री बना दो, और राष्ट्रपति के रूम से बाहर निकली जब प्रधानमंत्री। पता है क्या था उस कागज में? उस कागज में बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी कि ये मैडम रहने वाली थी इटली की, और संविधान में एक लाइन लिखी हुई थी, कोई जरूरी नहीं है, हम किसी भी नागरिक को बना सकते हैं, यदि आपका देश हमारे आदमी का सम्मान नहीं करता है तो हम भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। ये संविधान में लाइन लिखी हुई है बाकायदा। यही होते हैं संविधान संशोधक कि एक एक लाइन को खींच लाते हैं। वो इटली में एक लेडी थी लीना करके, और जब वो इसकी जो मेयर बनी थी
तो उसकी मेयर का इलीगल करार दे दिया गया था, क्योंकि वो इंडिया की थी। क्यों दे दिया आपकी सरकार ने, इटली की सरकार ने? इंडिया की थी। तब देखो संविधान तो कहता है ना, और आपकी यही घटना घटी है ना, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, खत्म, कैंसिल। तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं, आपको पता तक नहीं चलता, लेकिन बाकायदा तर्क होते हैं उनके। तर्क हमेशा बौद्धिक क्षमता, वो तर्क तुरंत उसने 10 मिनट में मान लिया था ना। क्यों मान लिया? संविधान में लाइन भी दिखा दी राष्ट्रपति ने, ये देखो ये लाइन ये लिखी हुई है, और ये देखो आपकी लीना का रेजिग्नेशन देखो, आपकी सरकार ने, इटली की सरकार ने वापस कर दिया उसको। अब हमारा नियम यह है कि आपकी सरकार ने कर दिया तो हम भी उस व्यक्ति के, देश के नागरिक को प्राथमिकता नहीं दे सकते, और देंगे तो विद्रोह उठेगा। कल को लोगों को पता चल गया तो क्या, लोग क्या कहेंगे? अरे यार ये क्या कर रहे हैं भाई, जो देश आपका समर्थन कर रहा है आप उसका तो समर्थन कर नहीं रहे, और जो विद्रोह कर रहा है आप उसका समर्थन और कर रहे हैं, यानी आप तो भ्रष्टाचार पैदा कर रहे हैं। चलिए, तर्क विश्लेषणात्मक कड़ी होती है जो निष्कर्ष के आधार पर पक्ष को स्पष्ट तौर पर रखता है। तर्क क्या होता है? एक स्पष्ट रूप से निष्कर्ष के आधार पर पक्ष को स्पष्ट रूप से रखता है। चलिए, तर्क विचार अनुभव के आधार पर किया जाता है, सही है। तर्क जो कथन को अपने पक्ष से मजबूत करे। तर्क क्या है? निश्चित रूप से आपके तर्क ने तो कथन को मजबूत कर दिया, लेकिन किस पे? डेटाबेस है आपके पास। कोई भी बच्चा तर्क करे, कभी भी जिंदगी में तर्क करे, कब करे? डेटाबेस है आपके पास, बात करने लायक है। आप जज के सामने कोई बात कहेंगे, वो क्या कहेगा? सब सबूत दिखाओ। डेटाबेस है, डेटाबेस दिखाओ आप, तो हम बात करेंगे आपसे। और डेटाबेस नहीं है और आपने जबरदस्ती कोई बात कर दी तो आपकी सजा हो रहा है, वहां पे ध्यान रखना है, क्योंकि आपने टाइम खराब करा कोर्ट का। तर्क हमेशा व्यवहारिक ज्ञान एवं सामान्य सचेतता के आधार पर होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस। तर्क प्रश्न सूचक नहीं होना चाहिए। तर्क में भी प्रश्न सूचक हो गया तो तर्क किस बात का? सही है साहब? चलिए साहब, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 31 और 32 आपको अच्छी तरह को पढ़ना है और मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है। फटाफट से आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। एक मिनट साइलेंटली, 1 मिनट का समय आपके पास। लेके आ रहा हूं ठंडा। क्या हुआ? तबीयत खराब है? काजा फटाफट से। मेरी डायरी कहाँ है? बैग कहाँ है? एक बार कुछ गड़बड़ थोड़ी हुई? ओके, कैलाश जी पानी ले आऊं? हाँ भाई, अब अच्छी तरह से अपन तर्क करेंगे, बाकायदा डिस्कस करेंगे। क्या भारत में सिंचाई हेतु भूमिगत जल खींचने पर उच्चतम सीमा लगाई जानी चाहिए? देखिए, एक आदमी जब कुआं खोदवाता है या कुआं खोदता है तो ऐसे समझता है जैसे घर की जमीन है, मन में आए जितना पानी खींच लेगा वो। क्यों खींच लेगा साहब? जमीन उसकी खुद की है क्या? गवर्नमेंट की है जमीन तो। जमीन तो पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और ये तो खनिज संशोधन है ना, खनिज संशोधन तो किसी के लिए भी अलाउड नहीं है ना, सही है ना? तो और उसको भी फैलाए वो, तो उसके ऊपर तो अपराध होना चाहिए ये चीज। तो अभी पिछले 8-10 साल में आपने देखा होगा, किसी को भी कुआं खुदवाना है तो पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। पहले तो क्या कर रहा था आदमी, मन में आए जहां कुआं खोद रहा था। चल, तर्क नहीं, भारत में खाद्यान्न उत्पादन हेतु सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है और देश के बहुत से भागों में यह भूमिगत जल पर अत्यधिक निर्भर है। बात तो सही कह रहे हैं। नंबर 2, देश के कुछ भाग जहां सिंचाई प्राथमिकता भूमिगत जल पर निर्भर है
वहां भूमिगत जल का स्तर अत्यधिक नीचा चला गया है। इसका नतीजा पर्यावरण के लिए गंभीर हो सकता है। हाँ, भारत अब और भूमिगत जल खींच नहीं सकता क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत को इसके खिलाफ चेतावनी दे दी है। हाँ जी सर, तो ये सी वाला तो बिल्कुल गया साहब। हमें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से क्या लेना देना, हमें अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करना है ना। सी तो बिल्कुल गलत गया। अब ए और बी की बात करो आप। हाँ जी, अपना अपना तर्क रखो, बौद्धिक तर्क रखो, बौद्धिक तर्क। भाई ऐसे थोड़ी कह सकते हो नहीं और हाँ दोनों थोड़ी कह सकते हो तुम। देखो, क्या भारत में सिंचाई हेतु भूमिगत जल खींचने पर उच्चतम सीमा लगाई जानी चाहिए? आप कह रहे हो नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि साहब उच्चतम सीमा नहीं लगानी चाहिए, मना कर रहा है। क्यों मना इसलिए कर रहा है क्योंकि साहब देखो वो ये पैदावार इससे होती है और आप इस पर उच्चतम सीमा लगा दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एक बार बताओ, पैदावार देख रहे हो, पीने को पानी नहीं मिला तो? हाँ, देश के कुछ भाग में जहां सिंचाई प्राथमिकता भूमिगत जल पर निर्भर है, वहां भूमिगत जल कर ये कह रहा है लगाई जानी चाहिए। इसका नतीजा पर्यावरण के लिए गंभीर हो सकता है। हाँ जी, बोलो क्या कहेंगे? देखिए, यदि मुझे इसमें से आंसर यदि देना पड़ा तो मैं तो बी को तो ज्यादा सही मानूंगा। भाई साहब आपको मना नहीं कर रहे हैं, ये मना थोड़ी कर रहे हैं ये, लेकिन वो इंडिकेशन मार रहे हैं भाई साहब पानी है नहीं फिर भी आप खींच रहे हो। आप भाई साहब पानी है ही नहीं फिर भी मोटर चला रहे हो आप। उच्चतम सीमा उन्होंने निर्धारित कर दी कि भाई इतनी सीमा निर्धारित है, इससे आगे आप बात नहीं करेंगे। ये वर्ड नहीं होता तो मैं इसको सेकंड को सही नहीं मानता। सेकंड इस पर डिपेंड है ना। क्या भारत में सिंचाई हेतु भूमिगत जल खींचने पर उच्चतम सीमा लगाई जानी चाहिए? उच्चतम सीमा लगाई जानी चाहिए। हाँ, उच्चतम सीमा लगाई जानी चाहिए। भूमिगत जल का स्तर अत्यधिक नीचे चला गया, जिसका पर्यावरण के लिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर बी। हाँ, सोनू डिस्कस करेंगे। चलो, भाई साहब अब क्या कह रहे हो आप? मुझे एक बार बताओ, मैं तो उच्चतम सीमा लगा रहा हूं, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं आपको सिंचाई करने की। आप एक बार बताओ, खनन के लिए उच्चतम सीमा नहीं लगा रखी है कि गवर्नमेंट ने हर जगह कि सब ये पहाड़ है, ठीक है, सब इस पहाड़ का 20% तोड़ा जा सकता है, ये तो समझ में आता है। आप पहाड़ को उड़ा दोगे आप? भाई साहब जंगल है, जंगल का 20% में आप रह सकते हो, ये तो समझ में आता है। जंगल के जंगल उड़ा दोगे आप? उच्चतम सीमा तो लगाओगे। और वही कारण हुआ है वो शेर चीते जयपुर की सड़कों पर घूम रहे हैं। भाई उच्चतम सीमा तो लगाओ आप। तो मैं उच्चतम सीमा तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से देख रहे हैं आप। क्या भारत में थर्मल पावर प्लांट लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? जानते हैं थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? थर्मल है। चलिए, हाँ, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि रोकने का एकमात्र तरीका है। ये एकमात्र शब्द आ गया ना। ये तो नहीं, देश के अधिकांश भागों में बिजली की बहुत कमी है, अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। मैं तो बी को फिलहाल तो सही मानूंगा। और इधर और देखो, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये तो पूर्ण प्रतिबंध की बात और करें।
अब एक बार बताओ, पूर्ण प्रतिबंध जैसी चीज हम कैसे फॉलो कर लेंगे? आज थर्मल पावर से 74% बिजली बन रही है और सनलाइट से केवल 8% है। अभी जो सनलाइट जो सारी जगह दिख रही है ना, पूरे देश में 7-8% बिजली भी नहीं है इसकी। तो अब एक बात बताओ, वो आप इसको बंद कर दोगे तो लोग बाग क्या अंधेरे में रहेंगे? अब हाँ, जो इसका उपाय, तीसरा आ जाए जरा। बहुत से विकसित देशों ने, ये तो हटा दो इसको, मुझे दूसरे विकसित देशों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरी वर्तमान में समस्या देखनी है। चौथा 3 है। चलिए, तो पहला तो बिल्कुल क्लियर हो गया, एक मात्र शब्द आ गया। दूसरा कि सब दूसरे से तुलना कर दी आपने, क्यों कर दी तुलना? अरे यार, दूसरे की परिस्थिति अलग है, उनके पास पैसा खूब है, उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, उनसे तुलना थोड़ी कर सकता हूं मैं। तो मेरे लिए मेरा आंसर कौन सा होगा? बी आंसर आएगा, केवल बी ठोस है। थर्ड आंसर परफेक्ट। आगे समझ में? किसमें? उससे इससे पहले वाले में नन ऑफ दीज आ गया ना, नन ऑफ दीज में तो सब कुछ आ गया। चलो, हाँ जी, पढ़ लिए। क्या भारत के बड़े शहरों में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेज बन रही हैं, 40-40 मंजिल, 20-20 मंजिल। अब तर्क तो सुने साहब, ऐसे थोड़ी है मन में आए जो कह देंगे। मैंने कहा ना, समस्या आपकी जन समस्या होगी जिन पर डिस्कस होते हैं। नहीं, भारत के बड़े शहरों में बड़ी जनसंख्या को रहने के लिए खाली जमीन के पर्याप्त प्लॉट नहीं है। सही बात कह रहा है साहब ये तो। अब 40 लाख की पॉपुलेशन है जयपुर में, तो क्या 40 किलोमीटर दूर जाके रहेगी क्या? एक एक जना नीचे नीचे रहेगा तो सही है, नहीं है? फटाफट से फ्लैट्स बन रहे हैं। लो साहब, एक छोटे से फ्लैट्स वाले सिस्टम में ही कितने घर, 80-80 घर रह रहे हैं। तो क्यों नहीं करना चाहिए? लॉजिक तो दे रहा है ना। अगला, हाँ, बहुमंजिला इमारतों के निर्माण से सिर्फ बिल्डर और डेवलपर को फायदा होता है। सब सुनो, मेरे को ये चीज का, ये चीज से तो कोई, ये तो वो नेगेटिव थिंकर है। ये तो पीछे का एसी चला दो ना इसको। हाँ, थर्ड, हाँ, नई बहुमंजिला इमारतों के निर्माण की अनुमति देने से पहले सरकार को मौजूदा इमारतों को पर्याप्त संरचनात्मक सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो भाई साहब, ए एंड सी ठोस हैं और ओके कर दूं मैं इसको, कोई दिक्कत? सबकी सोच मेरी तरह बन गई। अच्छी तरह ध्यान रखना है, चलते चलते गलत चले जाते हैं ये। दोबारा से, नहीं, भारत के बड़े शहरों, एक मिनट, हाँ, जनसंख्या के रहने के लिए खाली जमीन के पर्याप्त प्लॉट नहीं है, इसलिए ही तो कर रहे हैं वो। अब आपने जयपुर को, पिछले 15 साल का जयपुर देखो और आज का जयपुर देखो, और अगले 15 साल बाद जयपुर देखना, अमेरिका की तरह नजर आएगा। हो सकता है इस बिल्डिंग पे भी, यहाँ भी आपको 20 मंजिल का मिले, और मिल रहे हैं लोग बाग। सब लोग बाग क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ की जमीन को बेच के जा रहे हैं बिल्डर को, और दूर जाके रह रहे हैं। सही है ना? और धीरे धीरे यहाँ का बिल्डर क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मॉल बन गए जगह जगह, सारी दुकानें मॉल में घुसती जा रही हैं। चलिए साहब, वेरी गुड वेरी गुड। अब अच्छा है, सोच समझ में आई। चौथा नंबर आ जाए, क्या बड़े शहरों में सड़क मरम्मत का काम केवल देर रात को किया जाना चाहिए? समझ में आई कहानी? सब सड़क मरम्मत हो रही है तो वो ये कह रहा है देर रात कर लो, दिन में करोगे पूरा की पूरा रोड जाम हो जाएगा, इधर पब्लिक चिल्लाएगी, इधर पब्लिक चिल्लाएगी, ये मतलब है इसका। तो क्या करना चाहिए? तर्क, नहीं, इस तरह का काम कभी पूरा नहीं होगा। ऐसे कैसे पूरा नहीं होगा? यदि आप मैनेज्ड तरीके से करें तो सारी चीज पूरी होती है। रेलवे के ट्रैक नहीं बनते हैं, ऐसे थोड़ी हो, रेलवे को रोक देते हैं वो। सही है ना? हाँ, तसल्ली। नहीं, बिजली का अनावश्यक उपयोग होगा ना, ये कोई मतलब नहीं हुआ कि बिजली का अनावश्यक उपयोग होगा। अरे साहब, रात को काम कर रहे हैं, दिन में काम कर रहे हैं, वो अपने सिस्टम से काम कर रहे हैं। हाँ, दिन के दौरान मरम्मत का काम होने पर आने जाने वालों को बहुत कठिनाई होगी। हाँ, एक मिनट रुक जाए जरा, और डी एक बार, चौथा ऑप्शन और है क्या? खत्म कर दूं सी? चलो बेटा, ठोस की बात करो। आपके तर्क हो सकता है 40-60 हो,
45-55 हो, इतना इतना सा अंतर आ जाएगा। ठोस की बात करो, पॉजिटिविटी की बात करो, आपकी पॉजिटिविटी किस में है उसकी बात करो आप। चलो अब पहले इस पे तर्क इनका सुनना चाहते हैं, सुनाओ। नहीं, रात को वर्कर्स काम नहीं करेंगे मतलब सोते रहेंगे? नहीं, आपका मतलब है रात को वर्कर काम नहीं करते तो सोते रहेंगे। ये आपकी सोच है भाई साहब, आपकी सोच अपने पास रखो जिम में। मतलब कल तो ये बच्चा ये कहेगा वर्क एट होम पे कोई घर पे काम ही नहीं करेगा साहब। क्यों करेगा, घर में है ना, एसी में बैठा है, क्यों काम करेगा? सब कुछ डिपेंड है ठेकेदार के ऊपर, सब करवा देता है काम वो, सही है ना। और पैसे जब ही मिलते कनाती होती हैं, हर मजदूर का होता है, तो ये तो कोई बहाना नहीं हुआ। हाँ, और कौन एक भाई से ये भी कुछ तर्क कहना चाह रहे हैं? हाँ, हो गया तर्क क्लियर हो गया? पक्का कर लो, बिल्कुल क्लियर नहीं। हाँ, चल हो जाएगा, मत बताओ गलत हो जाएगा। हाँ तुम जा रहे हो, जाओ। हाँ जी, समझ में आ गया ना? 5वां क्वेश्चन ले लूं मैं? बैठ जाते, मजा आनंद आ रहा है, बैठ जाते जरा। चलिए, क्या सभी मानित विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द, देखो ये देखो ऐसे शब्दों को ध्यान रखो, ये सभी की रद्द कर रहा है तो बच्चे के जंगल में पड़ेंगे। सभी मानित विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द कर उन्हें भारत के किसी केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालय के अधीन जोड़ दिया जाना चाहिए। ये कह रहा है कि साहब ऐसा करो, पूरे इंडिया में केवल 2 विश्वविद्यालय रखो, जो सेंट्रल हो और जो स्टेट हो। इनके अलावा जो भी चल रहे हैं इन सबको हटा दो। सही है ना? चलिए, हाँ, इन सभी मानित विश्वविद्यालयों में कई संपूर्ण विश्वविद्यालयों के आवश्यक मानकों के अनुरूप अतः शिक्षा के स्तर के साथ समझौता किया जाता है। ये जितनी यूनिवर्सिटी, छोटी छोटी यूनिवर्सिटी गलियों में बन गई है, हकीकत में इनके पास टीचर तक नहीं है, सुविधाएं तक नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, नाम तो मैं लूंगा नहीं, ऑनलाइन हूं मैं आपके साथ। जयपुर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप यदि वहां जाके देखेंगे तो बच्चे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, और यदि आप आंकड़े में देखेंगे तो जयपुर में सबसे ज्यादा बच्चे उसी यूनिवर्सिटी के हैं, क्योंकि वो पास बहुत जल्दी करा देती है या डायरेक्ट सर्टिफिकेट देने में माहिर है। सही है ना? अब वो कहीं भी हो, सब बच्चे जानते हैं वो जयपुर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। वो आज जयपुर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, सबसे ज्यादा बच्चे उसके पास है, लेकिन बच्चे यूनिवर्सिटी में अंदर नहीं दिखेंगे कभी भी, बस वो केवल सर्टिफिकेट लेने आते हैं। बस चीज समझ में आ गई साहब? तो नहीं ये मानित, हाँ पहला हो गया। नहीं ये मानित विश्वविद्यालय विभिन्न उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त नवीन पाठ्यक्रम लागू कर पाए हैं, क्योंकि ये सख्त नियंत्रण। देखिए क्या हुआ था, ये मानित विश्वविद्यालय क्यों बनाए गए थे संविधान के थ्रू? ये क्यों बनाए गए थे कि किसी व्यक्ति ने ये सोचा कि साहब ये विश्वविद्यालय जो हैं इनका सिलेबस अपडेट ही नहीं होता, और सिलेबस अपडेट करने के लिए इनको बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। यदि मैं बात करूं जैसे कंप्यूटर कोर्स, अब कंप्यूटर कोर्स में दुनिया कितना तेज गति से बदलती है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस अभी भी 15 साल पुराना चल रहा है, नई चीज तो जानते ही नहीं है वो। इसलिए ये मानित यूनिवर्सिटी बनाई गई, इनको अथॉरिटी दी गई, इनको बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। इनको अथॉरिटी दी गई कि भाई साहब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, आप अपने हिसाब से सिलेबस बनाओ, अपने हिसाब से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन डीम्ड यूनिवर्सिटी ने सोचा हम अपने हिसाब से काम करें तो बच्चे को पढ़ाएं क्यों, डिग्री दे दें। तो वो तो उस सिद्धांत पे काम करने लग गई। आपको पता है कि इंडिया में कुछ एजुकेशन को लेके बहुत सारे काम हुए, वो काम बताऊंगा मैं आपको जो आपको नहीं पता होगा, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। हाँ, ऐसे बहुत से विश्वविद्यालय मूलतः धन कमाने की गतिविधि हैं, आ गया ना, धन कमाने की गतिविधि है, और इन संस्थाओं में शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है। उनको तो जाती है बस डिग्री मिल। यहाँ पास में एक बिल्डिंग है, आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी की डिग्री ले सकते हैं, वहां से सामने ही है बिल्डिंग। चलिए, क्या सभी मानित विश्वविद्यालय, देखो इधर, क्या सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर उन्हें भारत के किसी विश्वविद्यालय के साथ जोड़ देना चाहिए? सभी की बात कर रहा है,
हाँ, इन सभी मानित विश्वविद्यालयों में कई संपूर्ण विश्वविद्यालयों के आवश्यक मानकों के संरूप नहीं है, अतः शिक्षा के स्तर के साथ समझौता किया जाता है। नहीं, ये मानित विश्वविद्यालय विभिन्न उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त नवीन पाठ्यक्रम कर पाए, क्योंकि ये सख्त सरकारी नियमों से। देखिए, यदि मुझसे कोई बात करेगा इसमें, तो मैं इसमें देखा जाए तो मुझे ये जो शब्द है ना, ये शब्द मुझे बहुत बुरे लगते हैं। सब आप तो एक चोर है तो सभी को चोर मान लोगे। आपने वो नहीं देखा, वो पुणे में तो सारी की सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी चल रही हैं। आज एमबीए करने आदमी पुणे में क्यों जाता है? क्योंकि वहां इंडस्ट्रीज के हिसाब से सिलेबस हर साल चेंज होता है, हर साल ही सिलेबस चेंज कर देते हैं वो। इसलिए सबसे ज्यादा एमबीए कहां का सही माना जाता है? पुणे का। और यहां 20 साल पुराना सिलेबस है आज भी, खाली इंडस्ट्री चेंज हो जाती हैं, सिलेबस चेंज नहीं होता। सबसे बेस्ट एमबीए पुणे के माने जाते हैं। तो इसलिए मैं इन सभी मानित विश्वविद्यालयों में से कई संपूर्ण विश्वविद्यालय के आवश्यक नहीं है, अतः शिक्षा के स्तर के साथ समझौता किया जाता है। लेकिन कई भी शब्द लिख दिया, सही है ना? नहीं, ये मानित विश्वविद्यालय विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप। सेकंड तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। मैं तो पॉजिटिविटी सोचूंगा कि साहब आपका उद्देश्य क्या था बनाने का, सही है ना? एक क्वेश्चन तो यही हुआ कि एक बच्चे को घर से बाहर भेजा जाना चाहिए पढ़ने के लिए। अब आप कह दो नहीं सर, नहीं भेजा जाना चाहिए, घर पर सर बाहर भेज दिया तो मोबाइलों में लगा रहेगा, पढ़ेगा कहाँ वो? अरे भाई साहब, उद्देश्य क्या था भेजने का, ये बताओ आप, तो उस पर ध्यान दो आप। वो क्या कर रहा है उसको छोड़ो आप, सही है ना? तो सेकंड तो मुझे सही लग रहा है। और सेकंड के साथ यदि मैं कॉम्बिनेशंस की बात करूं, बहुत से धन कमाने की गतिविधि है, बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं मूलतः धन कमाने की गतिविधि है, शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है। इसमें भी बहुत से शब्द यूज कर दिया इन्होंने, ये भी सही किया। सी और बी और सी, और अब ए और रुक जाओ जरा। इन सभी मानित विश्वविद्यालयों में कई मतलब कई ऐसे हैं जो इनके फॉलो नहीं करते और शिक्षा के साथ समझौता किया जाता है। तो मैं तो इन तीनों को ही सही मान लूंगा। चलो भाई, देखा जाए तो तीनों ही स्ट्रांग लग रहे हैं मुझे तो, क्योंकि उसने वो शब्द देखो, कई शब्द यूज कर दिया। देखिए, कई शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सारी कहानी को ही चेंज कर देते हैं। चलिए, क्या स्नातकीकरण को किसी भी सरकारी क्षेत्र के संगठन में प्रवेश स्तर की नौकरियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अहर्ता बनाना चाहिए? ये कह रहे हैं कि साहब कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो तो मिनिमम है ना ग्रेजुएशन होना चाहिए बच्चा। अब सही बात है, जरा इन भैयाओं के तर्क तो देख लें। हाँ, अपनी उच्च स्तरीय शिक्षा के आधार पर गैर स्नातकों के मुकाबले स्नातकों का निष्पादन अच्छा होता है। भैया करें ज्यादा पढ़े लिखे हैं इसलिए सही तरह से काम करेंगे, ऐसा इनका तर्क है। चलिए, दूसरा क्या कह रहा है? नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो अपना स्नातकीकरण पूरा करने तक बेरोजगार नहीं रह सकते और स्नातक उम्मीदवार के समान अच्छे कार्य निष्पादन करने के लिए समर्थ होते हैं। मुझे तो सेकंड ज्यादा सही लग रहा है। फर्स्ट की क्या गारंटी है वो कर लेगा? वो बच्चे को बार बार कह दिया गया है कि चलती क्लास में से ना उठे, लेकिन फिर भी बार बार क्लास में से उठता है। ग्रेजुएट है वो। सबसे ज्यादा बदमाशी कौन करता है? ग्रेजुएट। सही है ना? अभी वो पता नहीं कौन सी बीमारी हारी है उसको, ये भी पता लगेगा अभी। समझ में आ गया? हाँ, अच्छा, टेंशन तो अब काम ही टेंशन के करता है। क्या पढ़ा लड़कियों से, क्या मतलब पढ़ा है इनसे? अब बचपन में खूब किताबों के पीछे लिखा रहता है भारत मेरा देश है, फिर भी बच्चा नहीं समझता इस बात को। कई बच्चे तो कहते हैं कि सर हम शादी क्या विदेश में जाके करेंगे। मतलब बच्चे को सबसे पहला इच्छा किसकी? शादी की। ये नहीं कि कैरियर में अपना अस्तित्व, इस धरती पे आया है तो अपना अस्तित्व तो बनाए कुछ। चलिए, हाँ भाई 37 देख लें। क्या महाविद्यालय की सभी परीक्षाओं से संबद्ध परीक्षा निकायों को कैलकुलेटरों के उपयोग की अनुमति देनी चाहिए? ये कह रहा है कि साहब जो कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं वो उनमें कैलकुलेटर
ध्यान रखना, कॉलेज के एग्जाम की बात कर रहा है, कंपटीशन की बात नहीं कर रहा है। आपको पता है सीए के एग्जाम में भी कैलकुलेटर अलाउ होता है, आपको पता है कॉमर्स के सारे एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होते हैं, सही है ना। चलिए, अब मैथ्स में भी कॉलेज वाले एग्जाम्स में अलाउड होते हैं। चलिए, नहीं, यह जरूरी है कि अपनी संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए विद्यार्थियों को मैनुअल गणना की पद्धतियां का ज्ञान हो। ये कह रहा है नहीं साहब, बच्चे से वहीं पे कैलकुलेशन करवाओ। हाँ, सभी क्षेत्रों में कंप्यूटरों के व्यापक उपयोग के साथ मैनुअल गणनाओं की अब आवश्यकता नहीं है। मैं तो आंसर क्या दूंगा, क्या बच्चे को क्या क्लर्क बनाना है? मैं सोच के देखो, बच्चे को क्या क्लर्क बनाना है? अरे भैया, उसको लॉजिकल डेवलप करना है। ये कैलकुलेशन में लगा रहेगा, कैलकुलेशन तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर करके दे रहा है ना, नीचे बैलेंस शीट बना के दे देता है तुरंत ही। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है आपका, वो जो टेली, एक जगह एंट्री डालते हो 10 जगह फटाफट एंट्री सेट हो जाती है। सही है, टाइम भी बच रहा है। और आप यूं कहो नहीं साहब हम तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे, कर लो ऐसे। मुझे ध्यान है आज से 20 साल पहले जब बैंकें चलती थी तो बैंक में गया, सर मेरे अकाउंट का बैलेंस क्या है, तो वो इतने बड़े रजिस्टर को खोलते थे। भाई साहब क्या नाम है आपका, 2 बार नाम पूछेगा, फिर अकाउंट का नंबर पूछेगा, फिर उसको मिलान करेगा, फिर बताएगा। सही है ना। और यदि किसी को जैसे 500 रुपए निकालने भी होते बैंक से, तो फिर उसमें ही एंट्री नीचे होगी, है ना, विड्रॉल हो गए 500 रुपए ये, और फिर उसकी इंफॉर्मेशन वहां देगा, फिर जाके वो 500 रुपए, फिर एक बंदा उसको भी मिलान करेगा, भाई साहब इसके साइन वाइन सही है या नहीं, फोटो वोटो सही है नहीं। मतलब 500 रुपए के लिए आधा पौना घंटा लगता था बैंकों में। अब सिस्टम क्या हो गया, 20 साल पहले की बात यही है। अब सिस्टम क्या हो गया, सब कुछ छोड़ो, तुम तो कार्ड लगाओ, कार्ड 1 मिनट में बता देता कितना बैलेंस है, वो तो तुमसे कुछ भी नहीं पूछ। मैं कह रहा हूं वो तो आपसे 1 मिनट में भी नहीं 1 मिनट भी नहीं पूछता आपका नाम क्या है, कार्ड में देख लिया ना। सही, चलो आपकी भैया ने बिल्कुल सही कहा। एक नया क्वेश्चन का जन्म यहां से होता है कि ऑनलाइन से फ्रॉड बढ़ा। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जब दुनिया तेजी से बढ़ती है तो आपको जागरूकता तो रखनी पड़ेगी। आपसे कहा गया हाईवे पे चलो, तो हाईवे पे आप निश्चित रूप से 80, 100, 120 की स्पीड चलाएंगे, तो मरने के चांसेस तो ज्यादा है वहां पे, फिर नहीं चलाएं। तो भाई साहब जब आप इतने बड़े स्पेस में हैं, हाँ आपके लिए सिक्योरिटी भी दे रखी है, आप कोड्स वोड सही तरह से यूज करो अपने, कम से कम गूगल इधर अपने, देखिए एक चीज है अपना जो आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको, ईमेल, अपनी ईमेल को किसी के साथ शेयरिंग मत करो, ईमेल का पासवर्ड शेयरिंग मत करो, क्योंकि सारा खेल उसमें है। हाँ भाई यहां तक बिल्कुल सही है, चल रहे हैं आगे। क्या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान अनिवार्य बनाया जाना चाहिए? ये वो करेंगे साहब, गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस है ना उन सबकी हिंदी अनिवार्य कर दो, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं। लॉजिक है इनका। अब ये तर्क क्या कहते हैं अपने बारे में। हाँ, शैक्षिक रूप से समाज के पिछड़े तबके के लोगों के साथ व्यवहार में यह आवश्यक है कि साहब देखो बात ऐसी है, वो रामलाल जी आते हैं और वो समझते हैं नहीं है, और ये बैंक का मैनेजर इंग्लिश में चपटर चपटर बोलता रहता है, उसके बेचारे की समझ में आती नहीं है, मन में आए जहाँ साइन करवा लेते हैं। यही हो रहा है। चलिए, नहीं, सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी, सभी कर्मचारियों के लिए इंडिकेटिंग, सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। ये तो बड़ा तर्क है, ये तो 45-55 वाला खेल है ये, समझो। चलिए पहले ए वाले से तर्क ढूंढ लेते हैं। हाँ बोलो बेटा। नहीं तो आंसर क्या दूंगा, मुझे ये बताओ पहले। ए
देखिए मैं इसका आंसर हमेशा ए मानूंगा, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है। अब इसमें कोई व्यक्ति तर्क क्या जबरदस्त देता है, सर तमिलनाडु में रहता हूं मैं, अब आप मेरे से हिंदी में बात करोगे क्या, मैं तो हिंदी नहीं जानता। सर उड़ीसा में रहता हूं मैं तो बंगाल में रहता हूं, मैं तो गुजरात में रहता हूं, मैं तो हिंदी जानता ही नहीं। अब क्या करोगे आप, अब आप मेरे से इंग्लिश में बात करो, क्योंकि इन सब की बात किस में होती है, इंग्लिश में। आपको पता है जब आप एसएससी में चले जाएंगे, एक भी कागज हिंदी में काम में नहीं लेते, इंग्लिश टू इंग्लिश वर्क चलेगा आपका, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जब आपकी फाइल किसी दूसरे राज्य में जाएगी या कहीं जाएगी, ऑफिसर्स इंग्लिश टू इंग्लिश काम होता है। हिंदी केवल राष्ट्रभाषा के लिए ही रह गई है बस, लेकिन ऑफिशियल काम किस लैंग्वेज में होते हैं भारत में, क्लियर ये। अच्छा अब आप आ जाइए जरा, यदि हम बात करें नेवी की, एयरफोर्स की, आर्मी की, किस लैंग्वेज में डिस्कस होता है, इंग्लिश। जबकि होना किस में चाहिए, हिंदी में होना चाहिए सब, लेकिन इंग्लिश में डिस्कस होता है। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, ध्यान रखना, ये कमजोरी है बहुत बड़ी कि हमने इंग्लिश को प्रदान कर रखा है। ये हमारी महानता नहीं है। यदि हम देखें कि दुनिया के कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से देश हैं जो तरक्की कर गए, वही देश तरक्की कर गए जिन्होंने अपनी भाषा पे कमांड रखा, चाहे वो चाइना था, चाहे जापान था, चाहे जर्मनी था, चाहे इटली में जर्मनी था। जर्मनी ले लो, जर्मनी की तो बहुत स्ट्रांग लैंग्वेज है, वो तो दूसरे आदमी को एंट्री नहीं मारते, वो तो यूं कहते दूसरे आदमी की एंट्री नहीं है, पहले जर्मन सीख, जब तेरे से बात करेंगे हम। चाहे इजराइल ले लो आप, क्या वो इंग्लिश में काम नहीं कर सकते थे, कर सकते थे ना, क्योंकि इंग्लिश सेकेंडरी लैंग्वेज है, हम बाहर जाएंगे जब इंग्लिश बोल लेंगे। लेकिन इजराइल वाले तो क्लियर कहते हैं हमारी लैंग्वेज ये है, लेकिन हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, इंग्लिश नहीं सीख लें जब तक काम नहीं चलता। इसीलिए मोदी ने क्लियर कहा है, जो 3, 2, 5, 7 वाला आ रहा है, नई शिक्षा पद्धति आ रही है, इसमें इंग्लिश पे जोर ही हटा दिया इन्होंने, सही है ना। इन्होंने क्या कर दिया, नहीं साहब ये हटाओ इस सिस्टम को, तुम लोग जबरदस्ती बच्चे को रटा रहे हो, कर क्या रहे हो भाई, उसके प्रति जो मतलब मानसिकता है उसकी तो खराब हो चुकी है इंग्लिश से। और हम क्यों किसी के गुलाम रहे, जब इतने छोटे छोटे से देश, चाइना जैसा गुलाम नहीं है। चाइना क्लियर कहता है चाइना का सारा काम अपनी खुद की लैंग्वेज में होता है, चाइनीज लैंग्वेज में होता है। कहीं कोई कितना भी टिपिकल हो आप देख लो, हर जगह चाइनीज। चाइना तो इतना शानदार देश है कि वहां पे मैंने आपको बताया था, एक बार गूगल में किसी व्यक्ति ने कंपनी का नाम डाला था कि कोई चीज सर्च कर रहा था, और फटाफट से नंबर 1 पे क्या है, अमेरिकन कंपनी आ गई थी। बस वहीं से राष्ट्रपति का दिमाग खराब, गूगल बंद कर दो शाम तक। इसने अमेरिकन कंपनी को दिखाई, हमारी कंपनी को नहीं दिखाई, क्योंकि ये अमेरिका से चल रहा है गूगल, इसलिए सबसे पहले कौन सी कंपनी दिखाएगा। उन्होंने खुद का अपना गूगल डेवलप कर लिया एक दिन के अंदर, खुद का व्हाट्सएप है उनके पास, खुद का फेसबुक है उनके पास। वो यूं करें, हमें जरूरत ही नहीं है दूसरे की। अपन ये बार बार उठ रहे हैं, टेंशन कोई मेंटली कोई नहीं। अब देख लो आकती जा रही है, तुम कहे तो करवा दें फिर चलो, ऐसे ही लोग सबसे ज्यादा शादी करते हैं, 3-4 साल में तो 3-4 शादी कर लोगे तुम। हाँ 1 मिनट भैया कुछ पूछ रहे हैं। देखिए अभी भारत में क्या प्रावधान किया गया है, वर्तमान में भारत में प्रावधान किया गया है, जो ए ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, पहले तो ये यहां से हटा दो वरना कोई आंसर ही ये समझ जाएगा। देखिए जो ये तो हो गया था अपना आंसर, है ना। चलो देखिए अभी भारत में क्या प्रावधान है, 2 ग्रेड्स हैं, एक ए ग्रेड है और एक बी ग्रेड है। जो ए ग्रेड के ऑफिसर्स हैं उनको इतना इंटेलिजेंट समझा जाता है, और होते हैं वो ए ग्रेड के ऑफिसर्स, कि ये कुछ भी दुनिया में सीख सकते हैं, सही है। लेकिन जो बी ग्रेड के ऑफिसर, बी ग्रेड के लोग हैं, उनके लिए पहले सिखा दो, बाद में नहीं सीखेगा ये आदमी, बाद में इसकी कोई गारंटी नहीं है नहीं सीखे। जैसे एग्जांपल, बैंक क्लर्क भरा आपने, तो बैंक क्लर्क के फॉर्म में आपने सीधा की सीधा भरा, उसमें गुजरात से भर दूं, क्योंकि गुजरात में 10% कम जाती है कट ऑफ।
तो उसके नीचे लिख रहा होता है गुजराती लैंग्वेज चेक होगी आपकी जब ही सेलेक्ट किया जाएगा। नीचे लिख रहा है ना गुजराती लैंग्वेज चेक होगी आपकी भी सेलेक्ट किया जाएगा, नीचे लिख दिया। अच्छा ऑफिसर में तो लिखा ही नहीं उसने, जबकि इस ऑफिसर पीओ वाले का भी तो गुजरात में ट्रांसफर होगा, इसका भी तो तमिलनाडु में ट्रांसफर होगा, इसका भी तो उड़ीसा में ट्रांसफर होगा। ये इतना इंटेलिजेंट है, ये सीख लेगा यार, इसके लिए हेडक नहीं है ये चीज। जब आईएएस आईपीएस बनते हैं, कलेक्टर बनता है, तो ये जैसे ही ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो इनको ट्रेनिंग में जैसे किसी के लिए, जैसे मेरे भाई के लिए वो बंगाल दे दिया गया, तो इनको फटाफट 1 महीने में बंगाल में ट्रेंड कर दिया गया, बंगाली लैंग्वेज में ट्रेंड कर दिया गया। क्योंकि इनको सबसे पहले आईएएस और आईपीएस को एक काम करना पड़ता है, जितने भी क्षेत्रीय न्यूज़पेपर आते हैं सब रीडिंग मारने पड़ते हैं चल रहा है। और वो क्षेत्रीय न्यूज़पेपर तो आपको पता है वही आएंगे। मैंने वहां देखा था कर्नाटक में हमारे जो कलेक्टर साहब हैं, तो उनके यहाँ सबसे पहले इतने सारे न्यूज़पेपरों का भेड़ा वो लग जाता है, डेली की डेली सारे न्यूज़पेपर वहां पे ऑफिशियल आते हैं वो, और वो आप पढ़ो या आपका कोई बंदा पढ़ के नहीं आपको इंपॉर्टेंट न्यूज देगा, सही है। और वो सारे के सारे न्यूज़पेपर में थे, सारी में थे। तो निश्चित रूप से, अच्छा एक बात बताइए, फिर वहां का हमने देखा वहां का एमएलए आया, अब एमएलए किससे बात कर रहा है? कलेक्टर से। अब किस लैंग्वेज में बात करेगा? अब इसका मतलब कलेक्टर से आपको कन्नड़ आनी चाहिए, वरना पता ही नहीं चलेगा गाली देगा के। भाई सीधी सी बात है, आपको ये सारी की सारी चीजें तो आनी चाहिए ना। तो ऐसा माना जाता है ऑफिसर्स ग्रेड बहुत जल्दी कैप्चर कर सकता है, तो उसकी तो नौकरी के बाद भी कैप्चरिंग हो जाएगी, क्योंकि ऑफिसर ग्रेड है वो। क्लेरिकल ग्रेड की नौकरी कब मिलेगी? जब वो सीख जाएगा। जब ध्यान रखना, इसका मतलब उसमें लिखा रहता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। बैंक क्लर्क के हर एग्जाम में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आएगा आपका। लेकिन जो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और ये राजस्थान है, ये 3-4 स्टेट ऐसे हैं जिनमें हिंदी भाषी माना गया है। चलो चले साहब आगे आ जाए, 3-4 क्वेश्चन और कर लें फटाफट से। क्या निजी क्षेत्र के सभी संगठनों के लिए सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा आरक्षित करना चाहिए? लो साहब, इन्होंने तो SC ST का कोटा भी निजी क्षेत्र के लिए आरक्षित करवा रहे। ये कह रहे हैं साहब वो टाटा की कंपनी है, उसके पास 10 लाख कर्मचारी हैं, तो 10 लाख कर्मचारी हैं टाटा के पास आज, तो सब 10 लाख कर्मचारियों में से SC ST का आरक्षण करवाओ, रिजर्वेशन दो। अभी भारत में रिजर्वेशन नहीं है इनमें। तो क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं साहब? नहीं, निजी क्षेत्र के संगठन सरकारी नियमों द्वारा अभी शासित नहीं होने चाहिए। निजी क्षेत्र के सरकारी क्षेत्र के हिसाब से नहीं है साहब, प्रॉफिट लॉस है, मेरा लॉस हो गया उस बंदे की वजह से, तो सरकार थोड़ी दे देगी? सही है नहीं है? क्योंकि मैं काबिलियत पे बिलीव करता हूं, काबिलियत है तो काम करो। आपने एक चीज देखी होगी, एक होता है CA, कभी CA में SC ST देखा है आपने? रिजर्वेशन नहीं होता है, इसलिए नहीं देखा आपने। यहां पे रिजर्वेशन नहीं होता, यहां पे बिल्कुल फेयर बंदा पहुंचेगा, चाहे यदि बाई चांस ST भी पहुंच गया तो वो भी फेयर पहुंचेगा वहां पे, वो भी वहां पे फेयर पहुंचेगा। तो जातिवाद तो है ही नहीं भाई, नॉलेज की बात है। आप तो सीधी सी बात है, नॉलेज करो। आप प्रोफेशनल ग्रुप में जा रहे हैं ना आप, तो चल ना, सरकारी क्षेत्र है ना बेटा, वो तो ये CA सरकारी क्षेत्र थोड़ी है। देखो गलत और सही के लिए अभी अपन चर्चा नहीं करेंगे, इसकी चर्चा के लिए अपन विधानसभा चलेंगे। चलिए हाँ, मतलब ये यूं कह रहा है, अब मैं इसकी बात कर लूं, ये चौधरी है तो OBC का रिजर्वेशन नहीं लोगे तुम फिर? बस अच्छी बात है, ऐसे लोगों की तो जरूरत है हमारी। हमारा एक भाई साहब मीणा था, क्योंकि जिंदगी में नालूम है ST का रिजर्वेशन, और हर एग्जाम में जनरल से देता था वो बच्चा, और जनरल से निकलता था वो बच्चा। इसे कहते हैं काबिलियत, सही है ना? और मुझे ऐसे बच्चे बहुत पसंद है, सही है नहीं है? तो सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश है भाई। और अब तो वैसे भी रिजर्वेशन खत्म ही हो गया है, आपको पता है, अब तो जनरल की तरह सारा खेल है, अब तो कोई मतलब भी नहीं है। चलिए, हाँ, निजी क्षेत्र के संगठनों को भी सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान में योगदान देना चाहिए। अब देखो ये कह रहा है हाँ साहब करना चाहिए, और देखो इसलिए करना चाहिए, वो सामाजिक क्षेत्र में उत्थान तो दो। तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, क्या लगना चाहिए?
देखो अब उसने देखो उसने एक दया दिखा दी, दया दिखा दी कि साहब सामाजिक क्षेत्र में पिछड़े लोग हैं, आपके पास आ रहे हैं। अच्छा उसने यूं थोड़ी कहा कि कोटा, अरे बच्चे बच्चे तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, तुमसे कह रहा हूं मैं, जाना चाहते हो तो बस बैठे रहो, जा सकते हो। नीचे टेस्ट देके जाना है तुम्हें, प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट दिया था तुमने, नहीं दिया था ना, परसेंटेज का दिया था तुमने, डीआई का दिया था तुमने, तो नहीं दोगे, कब दोगे, दे रहे हैं तुम्हें, ध्यान रखना है। सुने चुपचाप, हाँ तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है फिर दूर हो जाओ जरा एक बार, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, टाइम खराब नहीं कर रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा समय खराब हो रहा है तो यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। चलिए तो ये मेरे हिसाब से भी हो गया, क्योंकि भाई मैं तो देखो सीधी सी बात है, मैं तो यही कहूंगा कि सामाजिक उत्थान के लिए हर व्यक्ति को काम करना चाहिए, सही है ना। और उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं साहब हम 20% रिजर्व, कितना भी करो, एक कोटा निर्धारित कर दो साहब। और सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने ऐसा कोटा इंटरनली निर्धारित कर रखा है कि जब ठीक है चलो हम 5% के करीब, और वो भी चेक करते हैं कि SC ST का कोई कैंडिडेट आ जाता है तो उसको ये ले लेते, सही है ना। अच्छा एक बात बताओ, मैं छोटी सी बात पूछूं, लेकिन वो वीडियो बंद करने के बाद पूछूंगा मैं, वरना तेल का मच जाएगा देश में। 40, क्या बलात्कार और यौन उत्पीड़न की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण महिलाओं को रात में अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए? नहीं, इसके बजाय सरकार को ऐसी घटनाओं के नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। पुलिस विभाग के लिए ऐसी घटनाओं पर नियंत्रित करना, मतलब सोचने की बात है। 580 करोड़ रुपए तनख्वाह उठाता है राजस्थान का पुलिस विभाग, 580 करोड़ रुपए पर मंथ, और वो यूं कह रहा है हम काम नहीं करेंगे हम। तो भाई साहब आप करेंगे क्या, आप करेंगे क्या ये बताओ, घूसखोरी करेंगे आप? और कल देखो, कल मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि जो लोग, देखो मुख्यमंत्री क्या रहे हैं, हमारे बहुत माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो लोग नंबर 2 का पैसा कमाते हैं उनके बच्चे बिगड़े हुए पैदा होते हैं। अब ये पता नहीं किसके लिए कह रहे हैं ये। चलिए आ जाए, आगे आ जाए, मैं मुख्यमंत्री ने फ्रंट में लिखी है। अब हमारे मुख्यमंत्री इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और पिछले 3 दिन में 3 घटनाएं घटी हैं, 3 दिन में 3 घटनाएं घटी हैं कि कांग्रेस का वो कैंडिडेट के बच्चे ने रैप किया और खुले में घूम रहा है। आप ये देखिए चल क्या रहा है देश में, चल क्या रहा है देश में है, और बातें ऐसी बड़ी बड़ी कर रहे हैं ये। अरे यार तुमको वो पकड़ा नहीं जा रहा है, वो क्लियर दिख रहा है वो आदमी, इसलिए नहीं पकड़ रहे हैं सब। वो बड़ी मुश्किल से तो सरकार बच रही है, ये और नहीं चले जाए, इनको सरकार बचाने की लगी रहती है। भाई इनका भी धर्म है सरकार बचाना। चलिए, क्या उच्च शिक्षा के लिए पिछड़ा वर्ग आरक्षण देना न्याय संगत है? अब ये क्या कह रहे हैं कि सब देखो सीधी सी बात है, रिजर्वेशन आपने नीचे तो दे दिया, ये तो समझ में आया, लेकिन हायर रिजर्वेशन क्यों, उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन क्यों? अरे भाई बीए तो सब लोग पढ़ के क्लास में आ गए ना, अब एमए में रिजर्वेशन क्यों, ये बताओ मुझे। इस पर बहुत बड़ी कानूनी बहस है। एक व्यक्ति जनरल का कैंडिडेट का प्रमोशन होता है 16 साल में और एसटी एससी का प्रमोशन हो रहा है 12 साल में, ऐसा क्यों? जवाब दो, ऐसा क्यों? अरे भाई वो समान वातावरण से आए ना, तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मैं बता रहा हूं, ऐसे तो बेटा जिंदगी में सारी चीजों में फर्क पड़ेगा। तो फिर ठीक है, तो फिर तुम सरकार के लिए लिख के दो कि सर आरक्षण हम उनको ही देंगे जो म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों से पढ़े, और जो आईएएस का बच्चा आईएएस है, जो डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर है, सही है ना, जो पैसे वाला है उसको आरक्षण खत्म कर दो। चलो मैं तैयार हूं, आई एम एग्री। मैं केवल गवर्नमेंट से यही कहता हूं AWS दो सबको,
चलो हम अपने आरक्षण को छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम वी आर रेडी। हम इसके लिए बार बार मांग उठा रहे हैं कि भाई सिंपल एक बात बताओ, आरक्षण दो, उस गरीब आदमी तक पहुंचने दो। एसटी का आरक्षण उस गरीब आदमी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है जो वहां पे है। कहां पे? आदिवासी, ये क्या नाम है, उदयपुर और उधर के प्रतापनगर के आसपास आदिवासी लोग हैं, वो एसटी हैं, वो बेचारे जानते ही नहीं है, बेचारों को पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। सही है ना? और यदि वो आए, आगे आए और एक बार आरक्षण का लाभ लें, उनको मौका दो भाई। लेकिन आप उनको मौका ही नहीं दे रहे हो। आप तो एक ही जाति के लोगों को बढ़ाई जा रहे हो आगे 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 आगे, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे एसटी में एक ही कौम है क्या, और दूसरी कौम तो है ही नहीं एसटी में। तो सभी को, गरीब व्यक्ति के लिए साथ दो, चाहे कोई भी हो। और देखो बहुत अच्छा होगा। अमीर व्यक्ति छोड़ता है, यार ठीक है मैंने सीट छोड़ी यार तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि सीट छोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो इस चीज के लिए साथ है, और ये धीरे धीरे काम हो रहा है इस पे, नो डाउट इस पे काम हो रहा है। क्या उच्च शिक्षा के लिए पिछड़ा वर्ग? नहीं, ऐसा करने से अनारक्षित सीटों की संख्या कम हो जाती है, जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति जो योग्य है उनके साथ न्याय नहीं होगा। हाँ, यह कदम जरूरी है ताकि निम्न स्तर के लोग उच्च स्तर के लोगों की बराबरी कर सकें। अब देखो ये तो तगड़ी बात कह रहा है, ये तो तगड़ी बात कह रहा है कि सब निम्न स्तर के लोग उच्च स्तर के लोगों की बराबरी कर सके। देखिए हमारे देश में लोग समझे ही नहीं थे कि इस व्यक्ति ने एग्जाम्पल दिया कि सब मैं म्युनिसिपैलिटी से पढ़ा हुआ हूं, सब बच्चे हायर से पढ़े हुए हैं, इट इज नथिंग लाइक, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मानसिकता है जो दिखा दी गई है। भीमराव अंबेडकर कितनी विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई की है उन्होंने, उनकी तो किताबें तक जला देते थे लोग बाग, सोच के देखो। लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे ज्यादा डिग्री लेके बैठे थे वो, और बाकायदा नॉलेज, संविधान लिखने वाला आदमी को छोटा मोटा नहीं हो सकता भारत का। सही है ना? उसने तो नहीं कहा, उसने तो बहाना नहीं बनाया। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए नहीं, ये सभी के लिए है, सब लोग ऐसा मानते हैं। सही है ना? लेकिन आज उसने विपरीत परिस्थितियों में कितने बड़े काम किए और दिखाया, सोसाइटी को दिखाया कि हाँ सब काम तो हो रहे हैं, सब आदमी तो पढ़ रहे हैं। अखबार में पढ़ते नहीं है हम, रिक्शे चालक की लड़की कलेक्टर बनी, बेचारी कैसे कैसे ट्यूशन टाशन पढ़ा के, कैसे कैसे करके अभावग्रस्त जीवन जी के वो कलेक्टर नहीं बनी क्या? और वो जो दिल्ली में कोचिंग के लिए 10 लाख रुपए उड़ाया है, उसका क्या करूं? आईएएस के लिए सोचो। तो ये सब व्यर्थ की बात है। यदि सही कंपटीशन देखा जाता है तो यूपीएससी का कंपटीशन है, ईमानदारी से क्लियर आउट होता है, ईमानदारी दिखती है वहां पे, सब है, कुछ है, क्लियरिटी दिखती है। तो इसलिए हम नहीं मानते उस चीज को कि किसी भी व्यक्ति के लिए, जैसे नीचे एक बच्चा था, तो ऐसे ही था, पहले बच्चा था, तो उसने कहा मेरे से, सर मेरी फीस में 2000 रुपये कम कर दो। तो मैंने उससे यूँ कहा, तू जर्दा खाना बंद कर दे, तेरे महीने साल भर में तेरे 2000 से ज्यादा बचेंगे नहीं बचेंगे। उसके दिमाग में बैठ गई बात, आप बंद करवा दो, मैं बंद कर दूंगा। मैंने कहा मैं बंद करवाऊंगा तेरी जर्दा। उसकी 40% रह गई, बस 60% तक क्लोज कर दी उसने आत्मविश्वास के साथ। सही है नहीं है? आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता, खुद के पैसे बच गए। आपकी कितनी सारी चीजों से, ये बहाना थोड़ी है। आप गरीब नहीं है, आप गरीब नहीं है, कोई भी दुनिया में गरीब नहीं है। गरीब कौन है? जो पैसे को मिसयूज कर रहा है। एक रिक्शा चालक गरीब क्यों है? क्योंकि बेचारा जितना दिन भर में कमाता है शाम को दारू में उड़ा रहा है वो। यदि वो मैनेज करके चले तो पतासी वाले की कभी इनकम पूछना, पता लगेगा पतासी वाला कितना कमाता है। ये सामने जो जूस वाला है ना, 22 लाख रुपए की गाड़ी खरीद के लाया है। 22 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है इसने, जूस वाले ने, जो मैं खरीदने के बारे में नहीं सोच सकता। भाई साहब गाड़ी देखना उसकी, आप उसकी इनकम का अंदाजा नहीं लगाते। काम क्या करता है? जूस। सही है नहीं है? बस वो पैसे को उड़ाता नहीं है, दारू नहीं पीता, व्यसन नहीं करता, गलत काम नहीं करता,
लेकिन ये जो छोटे मोटे निचले लेवल के लोग होते हैं वो थोड़ी सी इनकम को ही क्या है वेस्टेज कर देते हैं। भाई गरीबी वहां से पनपी है, गरीबी व्यवसाय में थोड़ी होती है, गरीबी तो आदतों में। चल हाँ, अब पहले तो इसका आंसर बोलिए 41 का। क्या उच्च शिक्षा के लिए पिछड़ा वर्ग आरक्षण देना न्याय संगत है? ऐसा करने से अनारक्षित सीटों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति जो योग्य हैं उनके साथ न्याय नहीं होगा। पता है ये आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति कौन सा कहा है उसने? भाई उच्च शिक्षा के लिए पिछड़ा वर्ग आरक्षण देना न्याय संगत है। आपने क्या किया, सब हायर एजुकेशन में भी रिजर्वेशन लगा दिया, और उस रिजर्वेशन को लेके बेचारा टोनू बड़ी मुश्किल से तो मेहनत करके 90% वाला आदमी है और स्कॉलरशिप के प्लान्स देख रहा है, लेकिन अब उसको तो सीट मिलेगी नहीं, क्योंकि वहां पे तो पहुंच गए सब भाई साहब, पहुंच गए दूसरे रिजर्वेशन वाले भाई साहब पहुंच गए, तो बेचारा वो अभावग्रस्त हो गया। पता है विदेशों में बहुत अच्छा सिस्टम है और वो सिस्टम इंडिया में लागू हो चुका है। आपको पता है इस साल से लागू हो रहा है पूरा की पूरा सिस्टम, धमाकेदार। आपको केवल 12वीं तक ढंग से पढ़ाया जाएगा। कौन सी क्लास तक? सरकार की केवल जिम्मेदारी 12वीं तक पढ़ाने की है, क्योंकि बिल गेट्स भी 12वीं तक ही था और मार्क जगरबर्ग भी 12वीं तक था। 12वीं के बाद आ जाओ, कौन कौन पढ़ना है हाथ खड़े करो। कितने कितने % नंबर आए आपके? 80 के ऊपर है तो बात करो, 80 के नीचे हैं नहीं, हम नहीं पढ़ा रहे आपको। अब आपकी पढ़ने की इच्छा है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन 5 लाख फीस। कितनी फीस? करो। आपको पता है आपकी बार वो एग्जाम हो रहा है? नहीं पता आपको? CEC क्या बोल रहे हैं उसका? अब CET नहीं, CEC है, क्या नाम है इसका? ESIC क्या है ये? अरे क्या ESIC? तो जितनी भी भारत की यूनिवर्सिटी हैं उनमें एडमिशन अब एक एंट्रेंस एग्जाम से होगा, और उस एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरा ही आ रहे हैं अब। सही है ना? और उस एंट्रेंस एग्जाम से पता लगेगा कि सचमुच बच्चा क्या है। मैं अभी आपको एक बात बताने वाला था, देश में शिक्षा के लिए कितना काम किया जा रहा है। मनमोहन सिंह सरकार ने काम किया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई। आप जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या थी? राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां है? किशनगढ़ में। मैं देखने गया एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी कि क्या है ये, फंडा क्या है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। देखिए बाबूलाल नाम का एक बच्चा है जो यूं कहता है मेरे परिवार के पास पैसा नहीं है साहब पढ़ाने के लिए, लेकिन सुनो मैं इंटेलिजेंट हूं। एग्जाम होगा भारत सरकार का, एक बाबूलाल को सेलेक्ट किया जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाएगा, एग्जाम के थ्रू जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चार्जेस क्या है? रहना खाना पीना पूरी साल भर का 1000 रुपए चार्ज। कितना? अब सुनो वहां पे व्यवस्थाएं क्या है। अब तुम सोच रहे होंगे खाना ऐसे रद्दी मिल जाएगा ना, वहां रूम्स देख के आए हम, 5 स्टार लेवल रूम्स। हमने देखा कि भाई साहब ये खाना कैसे खाते हैं, 3 मेस टेंडर में। कितनी? बच्चा किसी भी मेस में खाना खा सकता है। अब निश्चित रूप से तीनों मेस वाले खाना अच्छे से अच्छा बनाएंगे। हमने खाना देखा स्टैंडर्ड लेवल खाना। क्यों? क्योंकि सारा की सारा ऐड कौन कर रही है? सरकार। अब हमने उनके रिजल्ट देखे, मैंने कहा साहब इनके रिजल्ट तो दिखाओ, ये बच्चे पढ़ने वाले हैं भी या नहीं। अब रिजल्ट देखो आप साहब, एक सेक्शन की केवल 20 सीट या 30 सीट होती है वहां पे, जैसे BSc 20 सीट है। तो हमने वहां के MA के रिजल्ट देखे, MA के, PG के, MA इंग्लिश के कुछ बच्चे मिले मेरे को हॉस्टल में। तो MA शायद MA कोई सब्जेक्ट था, तो 20 में से 15 बच्चे JRF। फिर मैंने ये देखा, मैंने कहा पढ़ाने वाला मास्टर गड़बड़ी करता होगा, क्योंकि ऐसे कैसे गड़बड़ी कर देगा? स्पेशल सेंट्रलाइज्ड सेट है ये पूरा दिल्ली से। किस टीचर को कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो सारा वहां से सेट है। कर गड़बड़ी।
जो यहाँ की यूनिवर्सिटी में एमसीए में कंप्यूटर नहीं आ पाए थे, हाई लेवल कंप्यूटर से लगे हुए थे वहां पे उस जमाने में। हाई लेवल चीजें, सारी चीजें हाई लेवल। आप कभी यूनिवर्सिटी देख के आना, आपको लगेगा सर किसी 5 स्टार होटल में घुस गए क्या हम। ऐसी तो यूनिवर्सिटी, करीब 250 करोड़ रुपए की यूनिवर्सिटी बनाई है अकेली यही। बच्चे से पैसा नहीं ले रहे ना, पर बच्चा कौन चाहिए। अब आप यूं नहीं कह सकते ना गरीब बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी देश में। अब आपके पास बहाना नहीं है, नवोदय विद्यालय, आप यूं नहीं कह सकते ना गरीब बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी। आर्मी स्कूल्स, फैसिलिटीज देखो कभी इनकी। पहले पिछले बैच में 3 बच्चे थे हमारा, वो विकास और ये सब आर्मी स्कूल के बच्चे हैं। ये कभी इनसे पूछना फैसिलिटी क्या होती है, सही है। और चार्जेस क्या होते हैं, कोई चार्जेस नहीं है इनके स्कूलों के, कोई चार्जेस नहीं है। अब सोच के देखो कितनी बड़ी व्यवस्थाएं की जा रही है। इसका मतलब चेंजिंग किया जा रहा है। भाई पढ़ने वाला बच्चा है उसको पढ़ाओ, लेकिन कोई बच्चा कॉलेज में जा रहा है और गुंडागर्दी कर रहा है और नेता बनने के सपने देख रहा है, तो इसको हटाओ यहां से। अब आगे आने वाले 5 से 7 साल बाद बता दूं क्या होगा। ये जितने भी कॉलेजेस खुले हुए हैं वो सब 60% बंद हो जाएंगे। यही बात मैंने पिछले 6 साल पहले कही थी कि जितने भी बीटेक कॉलेज खुले हुए हैं 80% बंद हो जाएंगे, हो गए। और यही बात मैंने अब बोली। कई बच्चे कहते हैं सर भविष्य की बात तो बताओ। भाई सीधी सी बात है, एजुकेशन सिस्टम चाहता ही नहीं है आपको। हमें बच्चे को किसको पढ़ाना है, इंटेलिजेंट को पढ़ाना है, नहीं उसको। अच्छा दूसरे बच्चे के लिए क्या प्रोग्राम है, देख 1 साल का डिप्लोमा है खाती का काम पसंद है तेरे को, कर फटाफट कर। देख तेरे को पेंटिंग का काम पसंद है, पेंटिंग का काम कर। अच्छा इन सब के डेमो 9th-10th में खूब करवाए जाएंगे। 9th-10th में 3-3 4-4 लेक्चर लेने कौन आएगा, खाती वाती ये सब आएंगे। नल वाला क्या क्या काम करता है, प्लम्बर क्या क्या, ताकि बच्चे के दिमाग में सेट हो जाए मुझे मेरे जीवन में क्या करना है। अभी प्रॉब्लम यह है कि बीटेक कर ले, एमटेक कर ले, और हाँ बीटेक और एमटेक वाले आजकल वो और कर रहे हैं बीएड और बीएड। अरे मैं बताऊंगा अभी, बीएड और बीएड करके क्या कर रहे हैं, नहीं बीएड करके ये कौन सा एग्जाम है, रीट का एग्जाम दे रहे हैं, सही है। और फिर सोच रहे हैं कि हाँ करना क्या है हमें। अरे यार इतने साल तो तुमने गवर्नमेंट की एजुकेशन के इतने पैसे तो बर्बाद कर डाले। भाई आपके पैसे भी तो लग रहे हैं, ये सारा पैसा हमारे टैक्स से ही तो जा रहा है। आज तुम कह रहे हो कि म्युनिसिपलिटी के स्कूल में या गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट का कॉलेज फीस कितनी ले रहा है, 500 रुपए। क्या 500 रुपए की एजुकेशन है? आपको पता है अभी एक बार एक क्वेश्चन उठाया था संसद में कि एक IITN के ऊपर कितने रुपए खर्च करती है गवर्नमेंट, तो उसमें जवाब आया था 20 लाख रुपए। यानी एक बच्चे को IITN बनाने के लिए कितने रुपए खर्च हुए, 20 लाख। और ये बच्चा फटाफट से जैसे ही कोर्स खत्म हुआ और अमेरिका भाग गया, तो नुकसान किसका हुआ? आप देखिए कि कितने बड़े सोचनीय पॉइंट आए हैं, वो तो तुरंत ही भाग गया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि यार एक बात बताओ, इसकी फीस कम क्यों करूं मैं, रिड्यूस क्यों दूं मैं, इसको पैकेज भी लंबा चौड़ा मिल रहा है IIT वाले को, गरीब है नहीं है। यदि ये गरीब है तो स्कॉलरशिप किससे मिल जाएगी इसको, बिरला वाले लाइन लगा के खड़े, टाटा वाले लाइन लगा के खड़े, ये सब कंपनियां लाइन लगा के खड़ी हैं, भाई साहब किसी को स्कॉलरशिप चाहिए तो हमसे संपर्क करें। लेकिन हमारी कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि देखो बात ऐसी है कि आपका जैसे ही कोर्स पूरा होगा आपको कम से कम 4 साल हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा, ये अनुबंध है। हम आपसे पैसा भी नहीं मांगेंगे, वो यूं करें हम तो आपसे फीस भी नहीं मांगेंगे, लेकिन आपको हमारे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। ये लो सब सिस्टम चल पड़ा है। तो स्कॉलरशिप प्लान आ गए इनके, ऐसे स्कॉलरशिप प्लान आएंगे। अब स्कॉलरशिप भी कोई व्यक्ति किसको देगा, BA वाले को दे देगा, IIT वाले को दे देगा, IIM वाले को देगा, IIM वालों की पूरी स्कॉलरशिप। आपको पता है MBA के कोर्स की फीस क्या है, IIM की 25 लाख, 2 साल की फीस है 25 लाख। 25 तो पहले थी, अब तो पता नहीं और बढ़ गई होगी। ये तो गवर्नमेंट का है ना, ये तो 2 लाख। तो मैं तो IIM की बात कर रहा हूँ, IIM इज डिफरेंट नाउ, है 33 लाख है। हाँ, तो इसकी तो फीस ही इतनी आई है। अब एक सिंपल आदमी नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, नहीं दे, स्कॉलरशिप वाले खड़े हुए हैं, सब खड़े हुए हैं कि भाई साहब स्कॉलरशिप हम दे देंगे, चिंता मत करो, तुम पढ़ो तो सही। और तुमने साबित भी किया है तुम क्वालिफाइंग करके आए हो,
भाई तुमने अपनी योग्यता भी साबित कर दी, तुम क्वालिफाइंग करके आए हो और हम तुम्हें बिना शर्त देंगे। बस शर्त यही है, कोर्स खत्म होने के बाद आपको हमारे यहाँ। चलिए, तो इसका आंसर एक बार बता दें, जरा क्लियर कर दें। क्या उच्च शिक्षा के लिए पिछड़ा वर्ग आरक्षण देना चाहिए? ये कह रहा है नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि आप दे देते हैं तो सीट कम हो जाती है, जिससे जो दूसरा व्यक्ति है, हाँ, कदम जरूरी है बराबरी कर सके। तो मेरा आंसर क्या हो? क्लियर है? हम उच्च शिक्षा के लिए नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे से हम आरक्षण देते हुए आए और तुम क्या है, फिर तो तुम शादी के लिए भी आरक्षण मांगोगे, तुम तो बच्चों के लिए भी आरक्षण मांगोगे। क्यों मांगोगे सब? अभी सरकार ने एक परिवर्तन और करा है। कई लोग पता है क्या कर रहे हैं? कई लोग क्या कर रहे हैं, आरक्षण के चक्कर में दूसरे सिस्टम में जाके शादी कर लेते हैं। जैसे एक जनरल का आदमी है या जनरल की महिला है, तो वो क्या करती है कि जब उसको IAS बनना है तो वो क्या करेगी, फटाफट ST से शादी कर लेगी, तो वो ST बन गई। अब ST बन गई तो वो कलेक्टर बन जाएगी तुरंत ही। गवर्नमेंट ने रोक लगा दी एक झटके में, अब कर। ये क्या मीनिंग हुआ तुम्हारा? सही है ना? अच्छा, गवर्नमेंट ने एक रोक क्या लगा दी, किसी बच्चे ने SC ST में फॉर्म भरा, किसी बच्चे ने फॉर्म भरा, रिजर्वेशन है ना आपका, बार बार आप चिल्ला रहे हो सर रिजर्वेशन चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए। आपको रिजर्वेशन दे दिया, कितना, चलो हमने आपको 30% रिजर्वेशन दे दिया ना। अब इसमें आप रहिए सुरक्षित, इसके बाहर बात नहीं करेंगे आप। समझ में आ गई कहानी? इसके बाहर बात नहीं करेंगे। आपको रिजर्वेशन चाहिए ना 30%, तो रिजर्वेशन आप 30 में दे दिया, यानी ये 30% में कौन लोग रहेंगे? अब पहले क्या हो रहा था, पहले बताता हूं मैं। यहां पर जो ST वाला जो टॉपर बच्चा आता था, वो पता क्या कहता था, मैं तो जनरल में जाऊंगा। तो जनरल की सीट को भी रिजर्वेशन बना दिया उसने, अब जा जनरल में। अरे भाई साहब रुको तो सही, मैं बता रहा हूं, अब जा जनरल में। क्यों जाएगा जनरल में? जनरल में क्यों जाएगा? तेरे फॉर्म पे क्या लिखा था? तो उसी में जाएगा। इनसे लोगों की रैंक चेंज हो जाती थी, क्योंकि अब आपको पता है IAS के एग्जाम में कितनी बड़ी बड़ी रैंकें ऊपर नीचे हो जाती हैं, सही है? तो रैंक चेंज हो जाती थी। अब किसी भी बच्चे से पहले ही निर्देश दिया जाता है, भाई साहब जिस कैटेगरी में आपको विश्वास है उसमें फॉर्म भर दो। मैं तो जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनसे क्लियर करता हूं, जनरल में भर दे, जनरल बहुत बड़ा है, 50% तो है। यहाँ पे तो वैसी मारकाट मच रही है, और पुराने रिजल्ट देख लो आप पिछले 1-1.5 साल के, जनरल की कम जा रही है, उनकी तो ज्यादा जा रही है। सही है ना? चलो, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना अपन को। ओके, अभी इंग्लिश वाले सर आ रहे हैं आपके और पेपर सॉल्व कराएंगे, 5 मिनट